हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए डाइवोर्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आया हूं। देखिए दोस्तों, डाइवोर्स का केस चलता है। अधिकतर मामलों में जब ये कंटेस्टेड चल रहा होता है, यानी कि पति ने फाइल किया हुआ है या पत्नी ने फाइल किया हुआ है, तो ऐसे केस में दोस्तों जब ये केस चलता है तो इसके एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं आपको पति की तरफ से बता रहा हूं कि यदि पति ने कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ है तो जब एविडेंस की स्टेज आएगी और पत्नी की गवाही होगी, उसके वकील साहब पत्नी के स्टेटमेंट लिखेंगे, तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में पत्नी से क्या क्या सवाल पूछने हैं ताकि वो चीज आपके फेवर में जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और पिछले बार जब मैंने ऐसे वीडियो बनाए थे उसको बहुत प्यार मिला और आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये प्रश्न हम स्वयं भी पूछ सकते हैं या वकील साहब ही पूछेंगे। तो दोस्तों आप स्वयं भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर वकील साहब पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वकील साहब को ये पता है कि सवालों को कैसे पूछना है और दूसरी बात कि जब उसका जवाब आएगा तो उस जवाब को लीगल लैंग्वेज में कैसे लिखवाना है। बाकी आप अपने प्रश्न अपने वकील साहब को बता सकते हैं कि सर ये भी जरूर पूछेगा, तो वकील साहब अपने जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं उसमें उसको ऐड कर सकते हैं। और बाकी राइट की बात करें तो राइट आपका भी है, आप चाहें तो खुद भी पूछ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की लीगल और प्रैक्टिकल वीडियोज हर रोज मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन ऐसे आपको अपनी वाइफ से पूछने चाहिए कि उसका फायदा आपको डाइवोर्स केस में मिले। सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आप अपनी मैरिज की डेट फिक्स करवाइए। उनसे पूछिए कि आपकी मैरिज कब हुई थी, वो आपको मैरिज की डेट बताएंगी, उसको आपने नोट डाउन करवा लेना है। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आप कितना समय ससुराल में रही। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अधिकतर मामलों में आजकल क्या हो रहा है, लड़की 3 दिन ससुराल में रहती है, 1 दिन ससुराल में रहती है, 1 हफ्ता ससुराल में रहती है या फिर 1 महीना ससुराल में रहती है और उसके बाद सबके ऊपर तरह तरह के मुकदमे कायम करवा देती है। तो ऐसे केस में अगर मान लो वो शॉर्ट पीरियड आपके यहाँ पे रही हो, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन रही हो, तो ये बात कोर्ट के सामने आ जाएगी कि लड़की केवल 2 से 3 दिन ही साथ में रही है और वो उसको खुद एडमिट कर रही है। तो ये आपके फेवर की बात हो सकती है। इसके बाद दोस्तों आप उससे वो डेट निश्चित करवाइए जिस डेट पर उसने आखिरी बार आपका घर छोड़ा था। आप उनसे पूछिए कि आखिरी बार आपने घर कब छोड़ा था, यानी आप अपने ससुराल से अपने मायके कब आई थी, तो वो आपको एक डेट बता देंगी। अब दोस्तों ये डेट उन्होंने हर मामले में लिखी होगी, 498A में भी, 125 में भी और DV में भी। अगर डेट में ही मिसमैच हो गया तो आपका काम वैसे ही बन गया। और अगर सेम डेट बताई तो फिर आपने अगला क्वेश्चन पूछना है कि इस डेट पर जब आप आई थी तो किसके साथ आप अपने मायके आई, किस मीडियम से आई, कितने बजे आई, तो कुछ ना कुछ इसका आंसर जरूर देंगी। और 498A में उन्होंने कुछ लिखवाया भी होगा कि भाई मेरे को मारपीट करके घर से निकाल दिया, या ये कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चनिंग ज्यादा रखेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन 100% आएगी बयान में। क्योंकि दोस्तों जब कोई झूठ बोलता है ना तो झूठ को उसको याद रखना पड़ता है और सच को याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपको पता है कि आपका 498A में झूठा लिखवाया गया है सब, तो आप इन क्वेश्चंस को जितना ज्यादा पूछेंगे, कब गई, कैसे गई, किसके साथ गई, बस से गई, ट्रेन से गई, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके फायदे की चीजें 100% निकल करके आएंगी। अब दोस्तों कई बार जाता है कि वो मायके में अपने 1 साल रही और 1 साल के बाद जाके उसने 498A दर्ज किया। कई बार होता है 2 साल रही और 2 साल के बाद जाके 498A दर्ज किया। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इतने लंबे समय तक आप अपने मायके क्यों रही, आप वापस अपने ससुराल क्यों नहीं गई। हो सकता है आपके साथ मारपिटाई हो गई हो, आपकी कुछ झगड़ा हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या शादी जैसे रिश्ते को आपने एक बार में ही तोड़ दिया? आपने वापस जाने का प्रयास क्यों नहीं किया, अपनी गृहस्थी बसाने का प्रयास क्यों नहीं किया? अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने सेक्शन 9 फाइल किया है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पति ने आपको बुलाने के लिए सेक्शन 9 भी फाइल किया था, उसके बावजूद भी आप वापस नहीं गई। तो दोस्तों इन चीजों के एक्यूरेट जवाब उससे बन नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं उसके जवाबों से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, उसे गुस्सा दिलाने के लिए आप ये कीजिए कि क्या आप अपने पति के माँ बाप के साथ यानी अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि हमें ऐसी जानकारी मिली है आपके पति द्वारा कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहती थी और इसीलिए आपने घर छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन को सुनकर के 100% उसको गुस्सा आएगा और गुस्सा दिलाना बहुत जरूरी है ताकि सामने वाला जो भी जवाब दे फिर वो आवेश में दे और आवेश में वो गड़बड़ हमेशा करेगा। अब दोस्तों वो ये कहेगी कि जो माँ बाप थे मैं उनके साथ इसलिए नहीं रही क्योंकि वो मेरे साथ मारपीट करते थे, मेरे को टॉर्चर करते थे, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। तो फिर आपको ये क्वेश्चन करना है कि जब वो ऐसा करते थे तो आपने उनकी FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? आप पहले मायके चली गई, फिर वहां पर 1 साल आप बैठी रही या 2 साल आप बैठी रही, उसके बाद आपको याद आया FIR दर्ज कराना। अगर वो आपको परेशान कर रहे थे फिर तो आपको उसी समय FIR करनी चाहिए थी। तो इसका भी एक्यूरेट जवाब उनके पास नहीं होगा। अब आपने ही पूछना है कि भाई जो इतना लंबे समय से आप अपने मायके रह रही थी, 2 साल हो चुके हैं, तो क्या इस टाइम में कभी आप अपने हस्बैंड से मिली इस बीच? तो अधिकतर इसका जवाब होता है नहीं, क्योंकि हस्बैंड के तो नंबर तक ब्लॉक कर दिए जाते हैं, ना उसे बात करने की कोई परमिशन होती है, ना उसे घर में एंटर करने दिया जाता है। तो जनरली इसका जवाब नहीं में आएगा। तो अब जिन लोगों का बच्चा है वो ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर आपने हस्बैंड को नहीं मिलने दिया, बच्चे को भी आप लेके मायके आ गई थी, तो इसका तो सीधा सा मतलब हुआ
कि आपके हस्बैंड पिछले 2 सालों से अपने बच्चे से भी नहीं मिले, तो ये तो बहुत बड़ी क्रूरटी है हस्बैंड पर कि एक बच्चे को अपने पिता के प्यार से महरूम कर दिया जाता है, वो भी नवजात शिशु को। तो इसका भी कोई एक्यूरेट जवाब उनके पास नहीं मिलेगा और वो जो कुछ भी बोलेंगी यकीन मानिए वो आपके फेवर में आएगा। इसके बाद आप उनसे पूछिए कि आपने अपनी तरफ से कौन कौन से केसेज अपने हस्बैंड के ऊपर कर रखे हैं। अब वो बोलेंगी 498A भी कर रखा है, डीवी भी कर रखा है, मेंटेनेंस भी कर रखा है। झूठ तो बोल नहीं सकती है, कोर्ट के अंदर कर रखे हैं तो उनको बताने पड़ेंगे क्योंकि वो सब ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने ये 2-3 केस कर रखे हैं। तो अब आप उनसे कहेंगे कि अगर आपके हस्बैंड 2 साल से आपसे अलग रह रहे हैं, इन 2 सालों में आपने सारे केसेज उनके ऊपर करे हुए हैं, तो फिर वो आपके साथ कैसे रह सकते हैं। उनके पास तो एक ही ऑप्शन है कि वो डाइवोर्स में आएंगे और इसीलिए वो डाइवोर्स में आए हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 5 साल या 10 साल वो आपसे अलग इसी तरह से रहते रहेंगे। अगर आप उनके पास नहीं जा रही हो, आप उनके ऊपर केसेज कर रही हो, तो उनको तो फिर ये शादी भंग करनी ही पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उनको डाइवोर्स में आना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका भी कुछ खास जवाब वो दे नहीं पाएंगी। तो आप उनसे पूछिए कि आपने पहला केस हस्बैंड पर कब किया था। अब वो आपको डेट बताएंगे कि इस टाइम पे किया था, तो इस डेट से ये भी क्लियर हो जाएगा कि देखिए इनकी इंटेंशन ही ये थी कि इन्होंने जब केस कर दिया तो हस्बैंड के मन में तो डर आएगा ही कि भाई अब मैं इनको घर पे लाता हूं तो हो सकता है 2 केस और लगा दे मेरे पे, तो इसलिए हस्बैंड कहीं ना कहीं मजबूर हो गया कि वो इनको घर पे नहीं ला पाया। ये बात इस चीज से क्लियर होगी जब वो पहले केस की डेट बताएंगी। अब दोस्तों अधिकतर मामलों में क्या होता है, आपके पास वाइफ की रिकॉर्डिंग होती है या वाइफ के घर वालों की रिकॉर्डिंग होती है, जब वो आपको धमकी दे रहे होते हैं कि आप उनकी बातों को मान लो या इतना पैसा दे दो, या फिर वो आप पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देंगे। अगर ऐसा कुछ आपके पास है तो आप वाइफ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए कि आप अपने वैवाहिक जीवन में जितना समय भी वहां रही या उसके बाद भी फोन पर अपने हस्बैंड को धमकियां देती थी कि आप उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगी, उनके घर वालों को फंसा देंगी, तो ऑब्वियसली वो इसका जवाब देंगी नहीं। तो ऐसे में आप उन्हें कहेंगे कि लेकिन आपके हस्बैंड के पास तो आपकी और आपके घर वालों की पूरी रिकॉर्डिंग्स है जिनमें आप धमकियां दे रही हैं और ये कह रही हैं कि इतना पैसा दे दो वरना मैं झूठे मुकदमों में फंसा दूंगी। तो दोस्तों इसका भी कोई भी जवाब उनके पास नहीं बनेगा और वो कुछ एक्यूरेट आपको नहीं बता पाएंगी। तो कुल मिला के अगर इस तरह से आप उनसे सारे प्रश्न पूछेंगे और आपके मामले के हिसाब से हो सकता है इसमें प्रश्न आगे पीछे भी करने पड़े, कुछ ऐड भी करने पड़े, कुछ हटाने भी पड़े, यानी कि आप ये मान लीजिए वो पूरे तरीके से आपके मामले पर डिपेंड करता है कि और क्या क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं या इन क्वेश्चंस में क्या बदलाव कर सकते हैं। मैटर टू मैटर डिपेंड करता है। ये मैंने एक जनरलाइज फॉर्म में बताया है आपको, लेकिन फिर भी ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में इंक्लूड करेंगे तो 100% आपको इसका फायदा अपने केस में मिलेगा। और दोस्तों यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।